So, hello everyone. So, in our last video, we have seen how to call constructor in means both the constructor parameterized and non-parameterized. उसके बाद हमने देखा था कि void method जो कि parameterized और non-parameterized दोनों को कैसे कॉल किया जाता है. So, अगर आपने नहीं देखा होगा तो मेरे previous वीडियो में आप देख सकते हो. So, हम सेम क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे. Okay. So, I'm just hiding this method. So now my next method will be static. Static क्या होता है सबसे पहले ये जानते हैं. Static methods या static variable जो भी होते हैं उनको हमें क्लास को इनिशियलाइज करके उसका वेरिएबल बना के उसके साथ कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती. ये डायरेक्टली क्लास नेम के साथ ही कॉल होते हैं. ओके, सो ये कैसे होते हैं ये अभी हम लोग देखेंगे. स्टैटिक मेथड बनाने के लिए भी सेम ही जैसे हम मेथड बनाते हैं सेम पे स्टैटिक मेथड. स्टैटिक मेथड कैसे बनेगा. So public static void यहाँ पे जस्ट लिख देता हूँ कि static demo one non parameter. मतलब क्या ये जो हमारे static मेथड लोग बना रहे हैं that is a non parameterized static method. non parameterized मतलब क्या, हमको जो भी लिखना होगा इस मेथड के अंदर लिखना होगा. हम बाहर से कोई पैरामीटर पास करके अंदर इसके अंदर प्रिंट नहीं करेंगे. तो अगर मेथड का नाम है static demo one non parameterized, ओके, इसके अंदर भी कोई वेरिएबल पास नहीं कर रहा. सिंपल यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिस्टम डॉट कीबोर्ड आई एम ए स्टैटिक ऑन पैरामीटर्स देखेंगे. सेम जैसे आपको कोई वैल्यू प्रिंट करनी है आप यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रिंग वेरिएबल या फिर सेम करते हुए इज इक्वल टू यहाँ पे लिख देते राहुल इंटीजर एज इक्वल्स टू कर देते 30. ओके, अब हमको क्या करना है ये वैल्यूज प्रिंट करवानी है. तो कैसे करेंगे सिस्टम डॉट डीबग यहाँ पे लिखेंगे ये बहुत ही बेसिक है. अगर आपने ये सीख लिया तो आपको एपिक सीखने में डिफिकल्टी नहीं जाएगी, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगा. आपको बेसिक ही मजबूत नहीं होगा तो फिर कोई फायदा नहीं है सामने का डायरेक्टली करके. तो ये बहुत ही बेसिक है तो शायद ही आपको कोई सिखाएगा. तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट कवरिंग दिस टॉपिक. अब देखते हैं कि इस स्टैटिक मेथड को कैसे कॉल किया. तो अब तक हमने इस मेथड वन नॉन पैरामीटराइज्ड एंड मेथड वन पैरामीटराइज्ड को कैसे कॉल किया था. क्लास नेम वेरिएबल इक्वल्स टू न्यू क्लास नेम, उसके बाद वेरिएबल डॉट मेथड नेम कॉल किया था. बट अभी ये जैसे मेथड क्या है स्टैटिक वर्ड. स्टैटिक वर्ड में तो क्या होता है वॉइड लगा है इसका मतलब ये मेथड भी कुछ भी रिटर्न नहीं करेगी. करेक्ट. बट ये मतलब स्टैटिक भी है. स्टैटिक मतलब क्या, इस मेथड को कॉल करने के लिए आपको क्लास नेम के अलावा किसी भी दूसरे वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो डिबग करेंगे लिखते हैं क्लास नेम डॉट कंट्रोल स्पेस से ये हमको सजेशन दे देता है. सब कभी नहीं आता है तो आप मेथड को डायरेक्टली कंप्रेस कर सकते हैं. अभी हमारे मेथड का नाम क्या है स्टैट डेमो नॉन पैरामीटराइज्ड. तो देखो अगर हम सिंपल इसको ऐसे कॉल करेंगे तो ये एरर नहीं देता. बट अगर आपने ये ऊपर वाली जैसे कि कौन सी मेथड वन नॉन पैरम और मेथड वन पैरम इसको अगर इस वे से कॉल करने का कोशिश किया तो वो एरर देती है. एक बार खुद देख लेते ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग है. देखो जैसे मैं जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रीवियस में से कर रहा हूँ मेथड्स डेमो डॉट. अभी जैसे ये पैरामीटर वाली या कंस्ट्रक्टर वाली कोई भी अगर आप कॉल करोगे जैसे तो ये आपको एरर देगा. क्या एरर आया नॉन स्टैटिक मेथड कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम स्टैटिक कंटेंट्स. ये जो मेथड थी ये कौन सी थी नॉन स्टैटिक और हम उसको स्टैटिक तरीके से कॉल कर रहे हैं इसलिए हमको उसने एरर दिया. ओके, तो दिस इज अ रॉन्ग वे टू कॉल नॉन स्टैटिक मेथड. इस तरीके से कॉल नहीं करना. जब भी आपको स्टैटिक मेथड कॉल करना हो सिंपल सिंपल क्लास में डॉट मेथड में कैसे
क्लास नेम डॉट मेथड नेम स्टैटिक डेमो नॉन पैरामीटर्स एग्जीक्यूट करेंगे। तो करके इसको देखो, अभी इस केस में क्या हुआ, आपका कंस्ट्रक्टर ही कॉल नहीं हुआ। क्यों कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ? क्योंकि आपका क्लास का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज ही नहीं हुआ न्यू कीवर्ड के साथ। तो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज नहीं हुआ तो ना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ना नॉन पैरामीटराइज्ड, ना सॉरी ना पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, राइट। यहाँ पे क्या कॉल हुआ? यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज कॉल हुई, विच इज डायरेक्टली यूर मेथड नेम आई एम इन स्टैक डेमो नॉन पैरामीटराइज्ड मेथड, उसके बाद ये अब सेम तरीके से हम लोग देखेंगे कि स्टैटिक मेथड बट विथ पैरामीटर कैसे काम करते हैं। पब्लिक स्टैटिक void stack demo वन पैरामीटर, ये हो गए पैरामीटर्स। अब ये जैसे पैरामीटर्स है उसके अंदर कुछ ना कुछ पैरामीटर को देना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग एंड टीचर टीचर ओके। सो अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे इस स्टैटिक मेथड को कॉल किया जाता है विद पैरामीटर वाला। ओके, तो हम यहाँ से हम लोग कोई पैरामीटर पास करेंगे और इसको सिंपल यहाँ पे प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट डीबग आई एम इन सिस्टम डॉट डीबग प्रिंट कर देंगे एंड को सेम वे वी विल प्रिंट दिस। इसके कॉम्प्लेक्स एग्जांपल भी हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। दिस इज जस्ट फॉर द बेसिक पर्सन्स। इंटीजर के बाद एक वेरिएबल दे देते ए नाउ सेव। अब जैसे यहाँ पे वेरिएबल्स पास किए हैं, ओके पैरामीटर पास किए, बट कोई उसको भेजने वाला भी चाहिए वैल्यू, राइट। अब वैल्यू भेजेंगे इसको कहाँ से? विंडोज से हम इसको वैल्यू भेजेंगे। ओके, एनालिस्ट विंडोज से वैल्यू भेजने के लिए यहाँ पे जाएंगे, फिर से सेम तरीका, सेम क्लास नेम बट मेथड नेम। ओके, कॉपी करेंगे इस मेथड को और यहाँ पे कॉल करेंगे। सर्वर का नाम यहाँ पे नहीं शो हो रहा है क्योंकि वो सेव नहीं हुआ है। यहाँ पे नाम 55 execute this। I am static demo one parameter, name is Vikas, age is 55। ओके, सो इस तरीके से हमने स्टैटिक मेथड को पैरामीटराइज्ड एंड नॉन पैरामीटराइज्ड बोथ वे से कॉल किया। ओके, अब देखेंगे कि रिटर्न वाली मेथड कैसी होती है। ऐसी मेथड जो कुछ वैल्यूज रिटर्न करती है, राइट। मतलब अब तक हमने जितने भी मेथड देखी उसमें से एक भी मेथड ने कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं की। ओके, अगर ये वाली मेथड देखो, कंस्ट्रक्टर ना इसने कुछ वैल्यू रिटर्न किया, ना कंस्ट्रक्टर विथ पैरामीटर ने किया,
ना इस void ने, ना void with पैरामीटर ने, ना स्टैटिक ने, ना स्टैटिक विद पैरामीटर। ओके, बस सबका कॉल करने का तरीका अलग अलग था। ओके, अब देखते हैं ऐसे मेथड जो कुछ वैल्यूज रिटर्न करती है। देखो, अब जब भी आपको कुछ वैल्यू रिटर्न करनी पड़ती है तो उस वैल्यू को रिसीव भी करना पड़ता है। जैसे देखो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड। ओके, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, मैं जस्ट मेथड का नाम लिख देता हूँ, रिटर्न नेम। रिटर्न नेम ऐसा एक मेथड का नाम लिख देता हूँ। बट जैसे ही मैं यहाँ पे रिटर्न वेरिएबल लिखूंगा और कुछ यहाँ पे वेरिएबल लिख दूंगा, ये मुझे एरर देगा, क्योंकि मैं यहाँ से कुछ भी रिटर्न नहीं कर पाऊंगा बिकॉज यहाँ पे वॉइड आया है। ओके, तो ये रिटर्न नेम से मेरे को क्या समझ रहे हैं कि मुझे नाम रिटर्न करना है किसी दूसरे वेरिएबल को, राइट। तो नाम किस में होगा? टेक्स्ट में, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रिंग। आप स्ट्रिंग टाइप का, इंटीजर टाइप का, डेसिमल टाइप का, किसी भी टाइप का डेटा रिटर्न कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे ऐसा आ गया है, इसको सेव करेंगे। ओके, अब भी एरर हमारा गया नहीं, क्यों? क्योंकि नेम वेरिएबल क्या है उसको पता नहीं। तो एक वेरिएबल हम यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू न्यू डेटा, ऐसे लिख देते, ठीक है, न्यू डेटा। एंड अब सेव करते हैं। अब क्या होगा, जैसे हम इस मेथड को कॉल करेंगे, तो स्टैटिक मेथड है तो कैसे कॉल होगी? क्लास नेम डॉट मेथड नेम। क्लास नेम डॉट मेथड नेम मतलब क्या? एपेक्स मेथड डेमो डॉट रेट नेम। ओके, ये मेथड कॉल होगी, इसके अंदर नेम इनिशियलाइज होगा और इस रिटर्न नेम को हम रिटर्न करेंगे। तो ये रिटर्न जब करेंगे यहाँ से, तो उधर एनानोमस विंडो में या फिर किसी दूसरी मेथड में, जहाँ से भी हम ये मेथड को कॉल कर रहे हैं, वहाँ पे कोई ना कोई वेरिएबल चाहिए जो इसको होल्ड करेगा। ओके, बिकॉज ये वैल्यू क्या हो रही है? रिटर्न हो रही है। अब कैसे रिटर्न हो रही है देखो, इसको कॉल करें, क्लास नेम एपेक्स मेथड डेमो डॉट, मेथड नेम क्या है? करेक्ट नेम। ओके, इसको ऐसे कॉल करेंगे, बट ये जो मेथड है, ये कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न कर रही है। कौन सी वैल्यू रिटर्न कर रही है? ये न्यू डेटा वाली। देखो, मैं यहाँ पे कोई डिबग स्टेटमेंट नहीं लगा रहा हूँ। ओके, चाहूँ तो मैं लगा सकता हूँ, कोई इशू नहीं, यहाँ पे सिस्टम डॉट डिबग लगा देता हूँ। आई एम इन रेट नेम। अब आप चाहो तो यहाँ पे भी डिबग लगा सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये वेरिएबल में इधर होल्ड करो। अब देखो, ये रेट नेम नाम की ये जो मेथड है, ये कौन सी वैल्यू रिटर्न कर रहा है? ये वाली, कौन सी? नेम वाली, राइट, जो कि स्ट्रिंग टाइप की है। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लूंगा, स्ट्रिंग एन इक्वल्स टू, तो ये क्या होगी? मेथड कॉल होगी, ये इधर आएगा, इधर से न्यू डेटा नेम के अंदर रिटर्न करेगा। रिटर्न के आगे जो भी वेरिएबल दोगे तो वैल्यू रिटर्न करेगा। ये स्ट्रिंग टाइप की है तो यहाँ पे आएगा, और फिर हम इस स्ट्रिंग को यहाँ पे भी प्रिंट कर सकते हैं। सिस्टम डॉट डिबग, यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न वैल्यू इज एन। ओके, अभी हम क्या करना है? सिंपल इतना पार्ट। ओके, सिर्फ इतना पार्ट हमको कॉल करना है। देखो, आई एम इन रेट नेम मेथड आ गया यहाँ पे, मतलब क्या? वो यहाँ तक आया, फिर ये नेम में वैल्यू इनिशियलाइज हुई, बट ये रिटर्न, उसने रिटर्न भी किया वैल्यू, बट सिर्फ हमको ये डिबग नहीं दिखा क्योंकि हमने इस डिबग को रन नहीं किया था। ओके, तो इसको पकड़ के ऐसे एग्जीक्यूट करेंगे हाईलाइटेड को, क्योंकि हमको बताना पड़ता है कि क्या क्या रन करना है, क्या क्या नहीं, अदरवाइज उसको नहीं समझेगा कि क्या रन करना है। ठीक है, अब देखो, आई एम इन रेट नेम मेथड। ओके, तो कहाँ पे गया वो? इस मेथड के अंदर गया, न्यू डेटा इसको असाइन किया, न्यू नाम की वेरिएबल को, एंड देन यहाँ से क्या किया? नेम को रिटर्न कर दिया। ओके, देखो, रिटर्न वैल्यू इज न्यू डेटा, ये कहाँ पे लिखा था हमने रिटर्न वैल्यू? इस एनानोमस विंडो के अंदर लिखा था। सो होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अब देखते हैं कि अभी तो उसने सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न की, अगर मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करना हो या कोई लिस्ट रिटर्न करनी हो तो कैसे करें? देखो, यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह पे आप इंटीजर लिख सकते हो, डेसिमल लिख सकते हो, चलेगा। ओके, बट अगर कोई लिस्ट में डेटा आ रहा है, लिस्ट में मतलब सपोज
मेरे पास जैसे ये होटल ऑब्जेक्ट है, ओके। इस होटल ऑब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स है, जैसे आप ये देख पाओ। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स है। अब मैं कुछ डेटा में क्वेरी करके लाना चाहता हूँ, जैसे आपको शायद क्वेरी ना समझे, तो वो भी मेरा आपको मेरे कुछ नए वीडियोस में देखने को मिल जाएगा कि क्वेरी कैसे होती है। अभी के लिए आपको इसमें इतना समझना पड़ेगा कि ये जो सारा डेटा है, ये अलग अलग डेटा टाइप का, जैसे होटल नेम टेक्स्ट टाइप का है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स फोन टाइप का है, कंट्री पिकलिस्ट टाइप की है, होटल मेल आईडी ईमेल टाइप का है, ओके। देन वेबसाइट, ये वेबसाइट टाइप का है, यूआरएल टाइप का डेटा है, ओके। तो डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स का डेटा है। अब इसको अगर रिटर्न करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लिस्ट बनानी पड़ेगी, ओके। तो पब्लिक स्टैटिक लिस्ट ऑफ इस ऑब्जेक्ट का जो भी एपीआई नेम होगा, जैसे इसका है होटल, इस ऑब्जेक्ट का जो भी एपीआई नेम है वो यहाँ पे लिख देंगे, ओके। देखो यहाँ पे लिखेंगे होटल डिटेल्स, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे सिंपल सिंपल सिस्टम डॉट दीपक आई एम इन होटल डिटेल्स। अब देखो इसने कुछ एरर दिया, अभी एरर क्यों दिया देखो, मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट, ओके। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है, हमने बता दिया कि ये जो मेथड है, ये जो मेथड है वो रिटर्न करेगी कौन सा डेटा, होटल टाइप का। बट यहाँ पे रिटर्न वेरिएबल दिया है नहीं। अब रिटर्न के आगे हमको कुछ ना कुछ वेरिएबल की जरूरत है जो होटल टाइप का डेटा रिटर्न करेगी। बट होटल टाइप का डेटा आएगा कहाँ से, सबसे पहले मुझे उसको क्वेरी करना पड़ेगा, करेक्ट। तो मैं क्या करूँगा, क्वेरी कर दूंगा अभी के लिए। आई होप आप सिर्फ इसको समझो, जैसे जैसे आप मेरे दूसरे वीडियोस देखोगे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती जाएगी, क्योंकि सेल्सफोर्स में हर टॉपिक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो जब तक, अगर आपको अच्छे से सेल्सफोर्स पढ़ना है तो आपको सारे वीडियोस प्रॉपर्ली देखना पड़ेगा। उसके अंदर लिखते हैं सिलेक्ट एंटी कॉमा, कोई भी एक दो फील्ड्स ले लेंगे जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। ईमेल आईडी, लोकेशन, सो सफिशिएंट है तीनों। क्वेरी कैसे करते हैं मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी भी यहाँ पे एक एरर है, check what is the error expecting from, सॉरी मेरी क्वेरी में मैंने पूरा क्वेरी लिखा नहीं तो ओके। सो नाउ द एरर इज वैनिश। अभी देखो इसको कैसे कॉल करेंगे, अब देखो ये एच लिस्ट क्या कर रहा है, लिस्ट ऑफ होटल का डेटा रिटर्न कर रहा है, तो ये एक वेरिएबल भी नहीं है, इसको होल्ड करने के लिए भी लिस्ट टाइप का ही वेरिएबल लगेगा जिसका डेटा टाइप है, ये होटल है, रिटर्न टाइप है होटल। तो क्या करेंगे, इसको इधर जाएंगे, एक लिस्ट बनाना पड़ेगा हमको यहाँ पे, ताकि सेम टाइप का कंटेनर ही चाहिए अगर कोई वैल्यू पास कर रहे हो। जैसे स्ट्रिंग रिटर्न किया तो स्ट्रिंग टाइप में होल्ड किया। अभी अगर आप कोई लिस्ट होटल टाइप का डेटा रिटर्न कर रहे हो, राइट, तो उसको होल्ड करने के लिए भी होटल टाइप का ही वेरिएबल चाहिए। x1 equals to new list of hotel, then h1 equals to, आपको कॉल करना पड़ेगा मेथड नेम, सॉरी क्लास नेम डॉट मेथड नेम। मेथड का नाम क्या है हमारे, इस होटल डिटेल्स, राइट। लेट मी जस्ट क्रॉस चेक वंस, ओके फाइन, ओके। नाउ यहाँ पे हम
हमारी लिस्ट को प्रिंट कर सकते हैं। सिस्टम डॉट डीबग h1 is ओके, यहाँ से इतने पार्ट को ही एग्जीक्यूट करेंगे। देखो आई एम इन होटल डिटेल्स, h1 इज होटल, उसका आईडी आया, होटल नेम, होटल लोकेशन, ओके। तो जितने भी होटल रिकॉर्ड्स आए मेरी क्वेरी से सारे के सारे यहाँ पे शो होते हैं। अब देखो ये एक लाइन में क्वेरी है, इसलिए यहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स को क्वेरी नहीं हुए, ठीक है, मतलब शो नहीं हुए, ओके। ये साइज लिमिटेशन, पेज लिमिटेशन। बट अगर आपको सारे रिकॉर्ड देखने हैं तो आप फॉर लूप, फॉर ईच लूप लगा के इसको इटरेट कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑपरेटर्स कैसे यूज करेंगे, फॉर लूप कैसे यूज करेंगे, फॉर ईच कैसे यूज करेंगे। तो ये सारी चीजें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो में ऑपरेटर्स, इफ एल्स कैसे यूज करना है, ट्राई कैच ब्लॉक कैसे यूज करना है, देन फॉर ईच, फॉर लूप, फॉर ईच लूप ये कैसे यूज करना है, कब कब यूज करना है, ये हम सब सीखेंगे, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।